1789 को होती है। इस क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को होती है। अब ये जो क्रांति थी, इस तारीख को या इस डेट की बात करें, पेरिस में आतंक का माहौल छा गया था। पेरिस में भीड़ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। आतंक का माहौल छा चुका था। ये आतंक का माहौल के बारे में या इसकी नॉलेज या इसकी जानकारी सम्राट को मिलती है। इसकी जानकारी सम्राट को मिलती है। सम्राट क्या करता है? सम्राट लुई 16वां अपनी सेना क्या करता है? जनता में भेज देता है, पेरिस के अंदर भेज देता है कि उसको कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी, है ना। अब क्या होता है, जैसे ही सम्राट ने अपनी सेना भेजी, अपने सिपाही भेजे, तो जनता के अंदर फैल जाता है कि सम्राट ने अपनी सेना भेज दी है, वो मारेगी आतंक करने वालों को। इसी बात को सुनकर के जनता, पब्लिक क्या करती है? पब्लिक सरकारी भवनों पे क्या करती है? धावा बोलना, अटैक, आक्रमण करना शुरू कर देती है। इसी सिलसिले में क्या करते हैं? इसी सिलसिले में एक किला है, बास्तिल का किला। क्या बेटा? बास्तिल किला। इसी बास्तिल किले में जेल बनी हुई थी, जिसको कहते हैं बास्तिल जेल। इसी बास्तिल जेल पे क्या करते हैं बेटा? ये आक्रमण करते हैं। और इस पे आक्रमण किया था ना, अटैक किया था, उसका रीजन क्या था? हथियारों की खोज में आक्रमण किया था। क्योंकि हम युद्ध करेंगे या क्रांति करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? हमें हथियार चाहिए, है ना। इसी हथियारों की आवश्यकता के लिए क्या किया? हथियारों की आवश्यकता के लिए रुक चुकी है। अच्छा, हथियारों की खोज के लिए क्या किया भाई? इस पे बास्तिल किले पे आक्रमण किया, है ना। अब इसी आक्रमण, इसी अटैक में क्या हुआ? यहां का कमांडर मारा गया। यहां का कमांडर क्या गया? मारा गया। अभी कमांडर को मार दिया। यहां पे 7 कैदी थे, उन 7 कैदियों को आजाद किया गया। इन्हें 7 कैदियों को आजाद भी किया गया, चले गए। और क्रांति यहीं पे समाप्त नहीं होती है। अब ये जनता के अंदर बास्तिल का किला है। ये बास्तिल का किला जनता के अंदर ये घृणा का केंद्र कैसे बना? जो लुई 16वां सम्राट था ना, उसने अपनी जो पॉलिसीज, जो नीतियां थी, वो अपनाई थी। इसी कारण ये बास्तिल का किला क्या बन गया था? लोगों के अंदर, जनता के अंदर घृणा का केंद्र बन चुका था। इसकी बात करें आगे, अब देश के, फ्रांस के छोटे क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं चलती रही। अब आगे बात करेंगे 18वीं सदी में फ्रांस का समाज की बात करेंगे। अब ये लुई 16वां है। लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है। क्या बनता है? फ्रांस का शासक बनता है। कब बनता है? डेट थी उस समय 1774। लुई 16वां फ्रांस का शासक 1774 में बनता है। लुई 16वां फ्रांस का शासक 1774 में बनता है। कब बनता है? 1774। पीछे की बात करेंगे। ये क्रांति कब हुई थी? जुलाई 1789 के अंदर। ये क्रांति जुलाई 1789 के अंदर हुई थी। ये जुलाई 1789 में हुई। उस समय क्या किया गया? बास्तिल के किले को तोड़ा गया। और बास्तिल के किले को तोड़ दिया और उसमें क्या कर दिया? जो कमांडर था उसको मार दिया और 7 कैदी आजाद कर दिए गए। जो उसके अवशेष थे ना, मार्केट में ऐसे व्यक्तियों को दिए गए जो उनको संग्रहित करना चाहते थे। हाँ, क्या उनको बेचा गया इनको। अब लुई 16वां सम्राट बना था। ये क्रांति आई कैसे, बढ़कर आई कैसे, इसकी बात करेंगे, है ना। अब क्रांति थी, वो हुआ कैसे ये घटना, इस घटना का रीजन क्या रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लुई 16वां, इस सम्राट के शासनकाल में ये क्रांति होती है। बात है 1774 की। कब की बात है? 1774 की बात है। इस 1774 में लुई 16वां फ्रांस का क्या बनता है भाई?
फ्रांस का शासक बनता है, फ्रांस का रूलर बनता है। इसकी उम्र उस समय 20 साल 20 ईयर थी। 20 साल की आयु में फ्रांस का शासक बनता है। और क्या करता है ये, इसकी शादी हो जाती है, किसके साथ शादी कर ली जाती है, अमेरिका की राजकुमारी मैरी एंटोनियट। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से इसकी शादी कर दी जाती है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से इसकी शादी कर दी जाती है। अब ये मैरी एंटोनियट थी, ये काफी खर्चीले स्वभाव की थी, है ना। पेरिस का शासक लुई 16 बनता है। उस समय यहां का जो खजाना था वो समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। खजाना समाप्त है, रानी है वो क्या है, खर्चीले स्वभाव की है, और ये खजाना खत्म हुआ था। इसका रीजन क्या रहा, इसका रीजन रहता है क्या भाई, काफी युद्धों के कारण इसके वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। और इन्होंने क्या किया था, अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका की मदद की थी। इसके 13 रियासत थी या 13 उपनिवेश थे जो किसके थे, ब्रिटेन के अंदर थे, ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन का 13, अमेरिका की 13 जगहों पे क्या था, कब्जा था या उपनिवेश थे इसके ब्रिटेन के। ये अब इन 13 उपनिवेशों को क्या करता है, ये फ्रांस ब्रिटेन से इस 13 उपनिवेशों को आजाद करने के लिए अमेरिका की मदद करता है, ये अमेरिका की मदद करता है, हेल्प करता है। अब इसी सिलसिले में इस फ्रांस को क्या हो जाता है, 10 अरब लिब्रो का कर्जा हो जाता है। इसी युद्ध के कारण क्या होगा बेटा, इसे 10 अरब लिब्रो का कर्जा हो जाता है। भाई कर्जा हो गया 10 अरब लिब्रो का। अब 10 अरब लिब्रो और 2 अरब लिब्रो थे ना, वो पहले से लिए बैठे थे, है ना। 10 पहले ये हो गए और 2 पहले के 12 हो गए भाई। अब ये लिब्रो थी ना, ये फ्रांस की क्या थी, मुद्रा थी। और इसे कब समाप्त किया गया, 1794 के अंदर इस मुद्रा को समाप्त किया जाएगा। क्लियर है। अब आगे बात करें, फ्रांस का समाज था ना, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ था, कितने स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था, 3 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। फ्रांस का समाज कितने स्टेट के अंदर बटा हुआ था, 3 स्टेट के अंदर बटा हुआ था। कौन से में, नंबर 1 फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट कौन सी थी बेटा, क्लर्जी। दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट थी ना, उसमें 3 भाग थे अलग से। नंबर 1 पे बड़े बिजनेसमैन, वकील, पढ़े लिखे जो भी थे ना, अदालती वगैरह, बड़े किसान। फिर आते हैं किसान, फिर आते हैं बेटा मजदूर वगैरह। आगे जो भूमिहीन किसान थे, मजदूरी करते थे, उनमें जाते थे, है ना। 3 वर्गों में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। कौन कौन से बताओ जल्दी से। हाँ, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट किस क्या थी, क्लर्जी। सेकंड नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट थी, इसमें भी 3 भाग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वकील वगैरह, आ गया जिसके पास प्रॉपर्टी थी अच्छे से। फिर क्या आते हैं किसान, फिर वो किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, मजदूरी वगैरह करते थे, आ गया मजदूरी वगैरह करते थे, वो इसमें आते थे, आ गया। फ्रांस की जो ये व्यवस्था थी, ये क्या था, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ये फेडरल सिस्टम का पार्ट था। आगे समझ में, किसका पार्ट था, फेडरल सिस्टम का। इसी क्लर्जी को क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं। इसी नोबिलिटी को क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी बात करें। अब ये समाज था ना, ये क्लर्जी और नोबिलिटी की बात करें, इनको जन्म से ही एक विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये क्या थे, ये दूसरों से कर वसूल सकते थे,
और ये कर देते भी नहीं थे। जो सम्राट कर लगाता था वो ये देते नहीं थे, इनको छूट मिली थी कर नहीं अदा करना आपको। और ये दूसरों पे, नीचे वर्ग वाले थे ना, थर्ड स्टेट वाले थे, इनसे आप ये क्या कर सकते थे, कर वसूल सकते थे। आगे समझ में, सही है ना? हाँ, अब आगे बात करें, जो यहां की 90% आबादी थी फ्रांस की, जो 90% पॉपुलेशन थी, वो कैसी थी, किसान थे। यहाँ के किसान थे, क्या थे, किसान। यहाँ की कुल भूमि की 60%, जो कुल भूमि लैंड थी ना जो खेती करने के लिए थे, उसमें 60% किसके पास थी, क्लर्जी वाले, नोबिलिटी, बड़े बड़े, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, संपत्ति वाले थे, उनके पास ही थी। ये तो 60% है ना, उन्हीं के पास थी। आगे बात करें, अब ये क्रांति शुरू कैसे हुई, है ना? आगे बात करें क्रांति शुरू कैसे हुई, ध्यान से देखना भाई। हमने समाज को पढ़ लिया, क्रांति कब हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई, इंट्रोडक्शन देख लिया। समाज 3 भागों में बटा हुआ था, समाज की बात कर ली। अब क्रांति का शुरुआत या क्रांति का उद्गम या क्रांति का उदय कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, अब देखते हैं ध्यान से। अब सम्राट था, उसके पास पैसा नहीं था, खजाना खत्म, मनी उसके पास था नहीं, है ना? सम्राट के पास पैसा नहीं था। सम्राट के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। भाई गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कर बढ़ाएगी। आ गया। और इसी में यहां पे क्या थे, 2 कर थे, जिसका नाम था एक टाइद और एक टाइल। आ गया, टाइद और एक टाइल। आ गया, टाइल। ये जो टाइद था ना बेटे, टाइद, ये टाइद एक प्रकार से धार्मिक कर था, जो चर्च वसूलता था, क्लर्जी जो चर्च वगैरह वसूलता था। अगर धार्मिक कर था, रिलीजन टैक्स था। अब ये टाइल था, ये क्या था, डायरेक्ट आपका जो राज्य होता है वो सीधा सरकार गवर्नमेंट वसूलेगी इसको। आ गया, जो क्या अपनी जो सीधा सम्राट था वो वसूलता था सीधे सीधे, इसको लगने वाला कर था। अब बात करें, टैक्स बढ़ाना है ना, टैक्स बढ़ाना है। और टैक्स बढ़ाने के लिए एक रूल था कि सम्राट को अगर टैक्स बढ़ाना है तो क्या बुलानी पड़ेगी, एक सभा बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी, तीनों स्टेट्स की एक सभा बुलानी पड़ेगी। तीनों स्टेट्स की क्या बुलानी पड़ेगी, असेंबली बुलानी पड़ेगी, सभा बुलानी पड़ेगी। इस सभा को बुलाने का अधिकार किसको था, केवल सम्राट को था। और यह सभा अंतिम कब आई थी, लास्ट 1614 के अंदर बुलाई गई थी। अब ये लुई 16वां ये फ्रांस का सम्राट 5 मई 1789 को ये सभा बुलाता है। क्या करता भाई, 5 मई 1789 को सभा बुलाता है। सभा बुलाई इसने। अब सभा बुला करके क्या करता है ये, अब कहता है कि सभा बुलाता है और सभा में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टेट जर्नल कहते हैं। इस मीटिंग में, इस असेंबली के अंदर जो भाग लेंगे, इन तीनों वर्गों से क्लर्जी, नोबिलिटी और तीसरे स्टेट, थर्ड स्टेट से लोग आएंगे, उसी को क्या कहते हैं, स्टेट जर्नल। क्या कहते हैं, इस सभा में, इस सभा के जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, स्टेट जर्नल। क्या कहते हैं, स्टेट जर्नल। ये स्टेट जर्नल ऐसे लोग होते थे, 300 हिस्से होते थे। फर्स्ट से स्टेट जर्नल थे ना, फर्स्ट वर्ग से, फर्स्ट से कितने होंगे, 300, और दूसरे से कितने होंगे, 300, और तीसरे से कितने होंगे, 600। अब पहले वर्ग क्लर्जी कितने होंगे इसमें, 300, नोबिलिटी कितने होंगे, 300, थर्ड स्टेट के 600। ये थर्ड स्टेट वाले 600 वो व्यक्ति थे बेटा जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, बड़े बिजनेसमैन थे, वही भाग ले सकते थे। छोटे मोटे जो औरतें, किसान वगैरह, मजदूर लोग इसमें भाग नहीं ले सकते थे। क्लियर है। अब बात करें, इसने सभा बुलाई, स्टेट जर्नल पहुंच गए, जनप्रतिनिधि पहुंच गए और इनको बैठा दिया गया। और इसमें क्या कहा, ये 300 ना, इसमें क्या भेदभाव था, ध्यान से देखना। स्पेशल अधिकार क्या था, इन दोनों के पास स्पेशल अधिकार ये था बेटा, ये तो बैठे थे सभा में और ये इनके पीछे क्या थे, 600 खड़े थे।
इनके साथ दुर्व्यवहार था ना। हाँ, उसी चीज को ध्यान में देते हुए आगे इनको बैठाया गया और सभा बुलाई, और सभा बुला करके सम्राट कहता है कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, और ये कहते हैं कि टैक्स बढ़ाओगे, कोई बात नहीं, टैक्स बढ़ जाएगा। जनप्रतिनिधि कहते हैं टैक्स बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, जो टैक्स बढ़ेगा ना वो कैसे, अब तक जो इसमें असेंबली में वोट डालने का अधिकार था ना, वो कैसे था, ध्यान से देखना। अब तीनों स्टेट बटे हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बटे हुए था ना तीनों, इसमें असेंबली में वोट डालने का अधिकार कैसे था। इस पहले स्टेट का 300 का एक वोट, दूसरे स्टेट का 300 का एक वोट, तीसरे स्टेट वालों का 600 का एक वोट, है ना। ये तो नाइंसाफी होगी। अरे 300 को एक वोट मिल रहा है, इनके 2 वोट तो होने चाहिए कम से कम, ये एक ही वोट दे रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है। ये तो क्या है, भेदभाव है ना, इनइक्वालिटी हो गए। तो अभी क्या कहते हैं कि ये चीज न होकर के, जो ये चीज न होकर के, अब है ना, ये चीज नहीं चलेगा, एक स्टेट का एक वोट, गलत बात, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक स्टेट का एक वोट काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, प्रत्येक एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार होगा, तभी आपके टैक्स लागू होंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। नो ये 2:1 वाला रेशियो है ना, 2:1 वाला अनुपात है, ये खत्म करो, और एक आदमी का एक वोट, एक जर्नल का एक वोट होगा, और उन्हीं से आपका टैक्स है वो लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे ये बात क्या करता है, सम्राट मानने से अस्वीकार कर देता है। नो भाई ये बात नहीं मानेंगे हम, ये बात गलत है आपकी। तो ये कहता है, क्या कहते हैं 600 लोग, ये तीसरे स्टेट वाले, कोई बात नहीं मत मानो। ये क्या करते हैं, सभा का बहिष्कार करते हैं और चले जाते हैं। यहां से जाकर के क्या करते हैं, 20 जून को इकट्ठे होते हैं एक जगह, वर्साय के आलिशान, सॉरी कहां पे इकट्ठे होते हैं बेटा, इंदौर टेनिस कोर्ट के अंदर स्टेडियम था, ये टेनिस का स्टेडियम, इंदौर टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा होते हैं। आगे इकट्ठा होते हैं कब, 20 जून को, 20 जून को इकट्ठा होते हैं बेटा। ये इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, अब जितने भी वहां पे इकट्ठे हुए थे ना, 600 के 600 ये इकट्ठे हुए थे, इन सभी ने 600 ने क्या शपथ ली, प्रत्येक व्यक्ति, तीसरे स्टेट के व्यक्ति को शपथ दिलाई कि हम एक सभा का निर्माण करेंगे। ये 600 इकट्ठे होकर के क्या कहते हैं, सभी लोगों को, तीसरे स्टेट वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि एक शपथ लो सभी, क्या करेंगे, हम सभा बनाएंगे एक, और वो सभा होगी ना, वो सम्राट से भी ऊपर होगी। उस सभा के अधीन किसको काम करना पड़ेगा, सम्राट को काम करना पड़ेगा, न कि सम्राट के अधीन सभा का करेगी। क्लियर है। जो सभा बनाई ना, जो सभा बनाई, उसी का नाम क्या रखा इन्होंने, नेशनल असेंबली। इन 600 व्यक्तियों ने जो सभा बनाई उसी का नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। क्लियर है, क्या रखा बेटे, नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली कुल 2 साल के अंदर तैयार होती बेटा, कितने साल में, 2 साल में। इस सभा का जो नेतृत्व किया था, इन सभा के जो, इस सभा के 20 जून में जो सभा इकट्ठी हुई थी ना, कहां पे, इंदौर के टेनिस कोर्ट के अंदर, जो टेनिस का स्टेडियम था, उसका नेतृत्व या लीडर कौन थे, 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था मिराबो और एक का नाम अबे सियाए। मिराबो था वो कहां का था, कुलीन था या पादरी था, नोबलिटी था ना या क्लर्जी था, ये नोबल था, आ गया, नोबल था एक प्रकार से, कुलीन था, आ गया। ये अबे सियाए कौन था, ये क्लर्जी था। क्लियर। अबे सियाए इसी बात पे एक बुक लिखता जिसका नाम है पंफलेट, आ गया। अबे सियाए ने बुक लिखी इसी बात पे, पंफलेट। क्लियर है, क्लियर बेटा। आगे बात करें, अब 3 दार्शनिक आते हैं, 3 दार्शनिक जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। नंबर 1 जॉन लॉक, नंबर 2 रूसो, और नंबर 3 मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी बेटा, क्या बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने क्या बताया था, क्या बताया था बच्चों, हाँ, राजा की जो देवीय शक्ति थी, निरंकुश शक्तियां थी निरंकुश, जिसमें हम अंकुश नहीं लगा सकते, उन शक्तियों का क्या किया उसने,
खंडन किया। एब्सोल्यूट पावर्स थी ना उसकी, उनको कहा कि गलत है, ये राजा की ये शक्तियां गलत हैं। फिर जो इसकी रूसो की बुक थी उसका नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज संविदा। इंपॉर्टेंट बुक है बेटा एग्जाम के लिए। अब बात करें मॉन्टेस्क्यू की बुक थी, उसका नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताया था उसने? सरकार को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। कौन कौन से 3 हिस्से थे वो? क्या क्या था बेटा? हाँ, 3 हिस्सों में बांटना चाहिए सरकार को। एक तो लेजिस्लेटिव हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक जुडिशरी हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो। इन 3 शक्तियों में बांटना चाहिए। इसी बात के साथ उसने एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण क्या था? जो फ्रांस ने मदद की थी ना अमेरिका के 3 उपनिवेश ब्रिटेन से आजाद करवाने के, 13 उपनिवेश आजाद करने की बात की थी ना, उसी में कहा है जो 13 उपनिवेश आपने आजाद करवाए थे ना हमने, फ्रांस वालों ने अमेरिका के, वो ये 13 के 13 ऐसी सरकार अपना चुके हैं, इस मॉडल की सरकार, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इस चीज का विरोध, इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। अब बात करें फ्रांस की 2 जगह पड़ती है, एक तो वर्साई, एक पेरिस। वर्साई में तो क्या चल रहा था? जो मीटिंग हो रही थी, नेशनल असेंबली तैयार की जा रही थी टेनिस कोर्ट के अंदर, वो वर्साई में पड़ती है। वर्साई के आलीशान भवन में, पैलेस, आलीशान पैलेस बोलते हैं उसी को, पैलेस को आलीशान भवन बोलते हैं इसको। आ गया। अब बात करें कि एक तरफ तो फ्रांस में क्या चल रहा है, मीटिंग चल रही है, नेशनल असेंबली तैयार हो रही है। फ्रांस में एक जगह पड़ती है पेरिस। पेरिस में क्या पड़ती है? कड़ाके की ठंड। क्या पड़ती है भाई? ठंड काफी ज्यादा पड़ती है भाई, अच्छी खासी ठंड पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? फसल खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। फसल खराब होने के कारण क्या करते हैं? जनता, जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, उनके ऊपर धावा बोलते हैं और क्या करते हैं? उनसे धन को या अनाज को खोसने के, पाव रोटी भोजन वगैरह थे, आ गया, उनको खोसते हैं। और इसी सिलसिले में क्या करते हैं? जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो भय मान करके फ्रांस से भाग जाते हैं। और लुई 16वां सम्राट क्या करता है? अंतिम में तंग होकर के, अंतिम में डर भय मान करके कहता है कि मैं आपकी नेशनल असेंबली मान लूंगा, जो आप सभा तैयार करेंगे मैं उससे सहमत हूं, मान लेंगे, तैयार करो आप, मैं उसी के नीचे काम करूंगा। अब नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर देता है लुई 16वां सम्राट। मान्यता प्रदान की, मान्यता प्रदान करने के बाद क्या बनता है? अब लुई 16वां इनकी जो मांगे थी या इनका काम था, उससे तंग होकर के लुई 16वां पर्सिया और ऑस्ट्रिया से मदद मांगता है। वहां के राजाओं से कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए, क्या करो? आप मेरी मदद करो। वो कहते हैं ठीक है, हम तेरी मदद कर देंगे, बाद में तू हमारी कर देना दुकाने पर। यही बात किसको पता लगी? नेशनल असेंबली को। किसको पता लगी? नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली को यह बात पता लगी ना, तो क्या करते हैं? नेशनल असेंबली या थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं? अपनी सभा तैयार करते हैं। थर्ड स्टेट को पता लगी, जनसेना तैयार करते हैं, और जनसेना तैयार करते हैं और गीत गाते हुए, एक जगह पड़ती है मार्शियल्स, मार्शियल्स आ गया, मार्शियल्स के में क्या करते हैं? ये गीत गाते हुए मार्शियल्स से चलते हैं और कहां तक? सीमाओं के, फ्रांस की बॉर्डर की तरफ, फ्रांस की सीमाओं की तरफ चलते हैं। जो पर्सिया और ऑस्ट्रिया आने थे ना, उसी तरफ का देखते हैं हम कैसे आएंगे, वो कैसे मदद करेंगे इसको। फ्रांस सम्राट लुई 16वां को तो बाद में देखेंगे, और गीत गाते हुए चलते हैं। जो गीत लिखा था ना, ये गीत जो गीत गा रहे हैं, यही क्या बनेगा? फ्रांस का राष्ट्रीय गान बनेगा, नेशनल एंथम बनेगा। जो राष्ट्रीय गान, ये गीत गा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, वो किसने लिखा था बेटा? रॉबर्ट डी लिजे ने लिखा था, है ना, कवि था उसका। अब गीत गाते हैं, चल पड़ते हैं। अब क्या करते हैं? उस ऑस्ट्रिया और पर्सिया ये दंगे प्रसाद देख करके या भीड़ देख करके वो क्या करते हैं? इनकी मदद करने से मना कर देते हैं, और ये क्या करते हैं? लुई 16वें को भी दबा देते हैं और उसका भी शासन बंद कर देते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं आगे? फ्रांस में क्लब बनने स्टार्ट हो जाते हैं।
क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रांस के अंदर? क्लब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बनने स्टार्ट, राजनीतिक क्लब्स बनने शुरू हो गए। और इसी बीच एक क्लब उभर के आता है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब है किसके नाम पे बना था? ये जैकोबिन क्लब था ना, ये सेंट जैकोबिन के नाम पे बना था। इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते थे वो कैसे थे? कम समर्थ लोग थे। जो तीसरे स्टेट के कम समर्थ लोग थे ना, वो सारे के सारे क्या थे? इसमें मेंबर थे। आ गया जैकोबिन क्लब के अंदर। यही कारण था जैकोबिन क्लब प्रसिद्ध होता है। इसी जैकोबिन क्लब का जो नेता था उसका नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रोबस स्पेरे। अब क्या करते हैं ये घटना, अब रोबेस्पियर है ना जैकोबिन क्लब का लीडर बनता है और ये अपने मनमानी चलाएगा कैसे। अब जनता इसको भी उखाड़ फेंकेगी, जनता भी कहेगी ये भी चलना चाहिए, ये काफी दिन रह गया ना, इतने दिन रहना ठीक नहीं है। अब कैसे ध्यान से सुनेंगे। रोबेस्पियर था कहता है कि हम है ना न तो फैशनेबल काम करेंगे, है ना, फैशनेबल काम नहीं करेंगे, हमारा जो पहनावा है ना उसका तरीका क्या रहेगा, जो क्लोथ्स होंगे उनकी स्टाइल अलग से होगी। उन्होंने एक कपड़ा चुना था जिसका
डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? आज इसी बारे में पढ़ेंगे। क्या क्रांति महिलाओं के लिए भी हुई? क्रांति हुई, लेकिन महिलाओं का भी कुछ था उसमें, महिलाओं के बारे में कोई आवाज उठी थी क्या? ऐसी बात करेंगे, ध्यान से लिखो बेटा। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। महिलाएं एक्टिव हाँ क्या होगा? एक्टिव पार्टिसिपेंट होने के साथ भी क्या थी? एक्टिव पार्टिसिपेंट होने के साथ, भाई सक्रिय भागीदार होने के साथ ये क्या थी? पैसिव सिटीजन थी। पैसिव सिटीजन थी। आ गया भाई। सक्रिय भागीदार होने के साथ भी क्या थी? न के बराबर नागरिक थे। आ गया। इनका कोई वो नहीं था, काम करती थी लेकिन इनका कोई नाम नहीं था। आ गया। अब बात करें नंबर 2 पॉइंट। थर्ड स्टेट वुमेन had to work. Third state women had to work for living. जो तीसरी स्टेट या तीसरे वर्ग की जो महिलाएं थी वो अपने जीवन के लिए काम करती थी, जीवन यापन या जीने के लिए काम करती थी। कहाँ पे? लैंडलेसर्स, जो भूमि वाले, जो किसान वगैरह थे ना, भूमि जमींदार जो क्या करते थे? जमींदारों के यहाँ काम करती, या फिर क्या करती? फूल बेचती, फ्रूट बेचती। भाई या तो फूल फल बेच करके काम